मेरे को बचपन से डॉक्टर ही बनना था, लेकिन एक साइड में होता है ना कि अगर ये नहीं बने तो ये। आपका प्लान भी है सिंगर? पढ़ाई में मैं मतलब बचपन से ही अच्छी थी, तो उस टाइम तो टेक्नोलॉजी का इतना था ही नहीं, उससे पहले कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया था। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी यूट्रस कैंसर की वजह से जब मैं 7 साल की थी। तो मुझे एक मन में ये था कि शायद मम्मी को उतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, तो तब से मुझे ये था कि मुझे डॉक्टरी फील्ड में ही जाना है। फिर ये था कि मतलब टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट था, उसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि टीचर जो बोल रहे हैं वो नहीं होगा। पर ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आपका नीट का पेपर ही मतलब था। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 690 की, लेकिन इतना मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, मेरे को 650 655 था एक्सपेक्टेड। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की टॉपर छात्रा मानसी जैन। मानसी बीएमएमसी में एडमिशन ले चुकी हैं, एमबीबीएस करने जा रही हैं और नीट 2023 में इनके 690 नंबर आए। फिजिक्स वाला के लक्ष्य नीट बैच और उसके पूर्व अर्जुना नीट बैच में ये छात्रा थी और इसी के जरिए हमसे इनका परिचय हुआ। मानसी की कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है, आइए इनकी कहानी हम लोग इन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बीएमसी जाने का सपना था, ऐसा था? नहीं, सपना तो ऐसा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था, ये था दिल्ली का कॉलेज मिल जाए। दिल्ली का कॉलेज मिल जाए क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हो, यही वजह थी। शुरू से कहानी शुरू करते हैं। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ? दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली में हुआ। घर में कौन कौन है? घर में पापा हैं, दादी, चाचा चाची और एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई। जॉइंट फैमिली है? हाँ, जॉइंट फैमिली है। कैसा एक्सपीरियंस है बचपन का, बताओ जॉइंट फैमिली का। बड़ा फन होता है जॉइंट फैमिली में। जैसे कि मतलब कभी कोई घूमने जा रहा है, जो जा रहा है उसके साथ चले गए, कभी पापा जा रहे हैं, कभी चाचा जा रहे हैं। पर हाँ, थोड़ा जब बड़े होने लगो तब पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी सी वो होती है प्रॉब्लम जॉइंट फैमिलीज़ में, लेकिन एक सपोर्ट मिलता है ज़्यादा लोगों का। सही बात है। आजकल क्या होता है कि घर पे 1 या 2 बच्चे होते हैं। पहले के ज़माने में तो बहुत जॉइंट फैमिली होती थी और बड़ा मज़ा आता था कि शाम को टाइम हो गया खेलने का तो सब साथ में खेलने चले गए। और जैसा आप बता रहे हो कि पापा घुमाने ले जा रहे हैं तो चाचा के ऊपर लटक लिए, चलो चाचा घुमा लाओ। वापस चलते हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई? दिल्ली से ही थी। स्कूल घर के पास था, दूर था, कहाँ था? पहले जब 8th 9th क्लास तक मेरे घर से थोड़ा सा दूर था, फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में कहीं और, तब फिर घर के काफ़ी नज़दीक है मेरा स्कूल। आप कैसे थे जब बच्चे थे? तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई को छोड़ के और क्या करते थे? पढ़ाई में मैं मतलब बचपन से ही अच्छी थी, तो पढ़ाई के अलावा मुझे बचपन में तो जैसे स्पीच वगैरह का था, वोकल में मेरे को सिंगिंग का, स्पीच का, इन सब का काफ़ी शौक़ रहा है बचपन में। डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, पोएम रेसिटेशन हिंदी में? हाँ, मोस्टली हिंदी में। और गायकी का भी? सिंगिंग, गायकी का भी? हाँ। गाते हो आप अभी भी? अभी तो उतना नहीं, अब तो बचपन में गाते थे। अभी तो गला भी ख़राब। यहाँ आके 2 बच्चों ने बोला था कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पढ़वाया है। तुमने अभी क्या बोला है तुम्हें पता है? तुम गाना गाते हो। बाद में सुनाऊंगी। अभी गला रेडी नहीं है। कुछ हो जाए, कोई 2 लाइन कहीं भी जो आपकी फेवरेट हो, जो मोटिवेट कर दे लोगों को, या ऐसे भी चलेगा। मैंने घर के पापा वाला काम कर दिया ना। बेटा अंकल को गाना गा के सुनाओ। गाती हूँ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं कुछ ऐसा करके देखा जो खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जनरली मैं बच्चों को पिक्चर देखने के लिए बोलता नहीं हूँ, फिल्म देखने के लिए, पर ये फिल्म देखनी चाहिए बच्चों को। देखी है आपने? नहीं। इकबाल मूवी का ये गाना है। तो इकबाल में एक भारतीय क्रिकेटर की कहानी दिखाई है। श्रेयस तलपड़े जी ने मेन रोल निभाया है, मेन हीरो बने हैं और हीरो वाला काम भी किया है। तो वो श्रेयस तलपड़े जी मूवी के अंदर बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते और उनका सपना है भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलर बनने का। और गांव के एकदम बच्चे हैं और गरीबी में गांव में क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास फील्डर नहीं है गांव में, तो भैंसों से फील्डिंग कराते हैं अपनी।
और अपनी भैंसों का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पे दिया। एक भैंस को कपिल देव को बोला है, एक भैंस का नाम ज़हीर खान, इस तरह से। और उस मूवी में इतना अच्छा किरदार निभाया है उनके गुरु ने। उनके गुरु बने हैं नसरुद्दीन शाह साहब, और वो आते हैं इस गूंगे बहरे बच्चे को ट्रेन करते हैं और इसको लेके जाते हैं। उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक लाइन बोली है नसरुद्दीन शाह साहब ने, क्योंकि ये शेष तलपड़े जी सेलेक्ट नहीं होते, इनका नाम इकबाल है, तो ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी कंपटीशन के अंदर। तो वो उनको खूब देर तक लाइन बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक्शन से समझाते हैं क्योंकि वो गूंगे बहरे। फिर कहते हैं कि एक शिक्षक का काम क्या है, ऐसी ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें कर दो जिससे आपका छात्र मोटिवेट हो जाए, बस बातों में मीनिंग हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ी प्यारी लाइन। और एक चीज़ और होती है कि अंत में जाके उन्हें लगता है उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका शिक्षक फिर उनसे बोलते हैं कि अब क्या करेगा, तो वो खुद बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करूँगा। बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, अगर आप लोग पास समय हो तो ज़रूर देखें। ये गाना आपने कब सुना? प्रिपरेशन के टाइम पे समाप्ति मैम के मुँह से सुना था। क्या बात है, धन्यवाद हूँ मैं समाप्ति मैम के, इतना बेहतरीन गाना बच्चों को सिखाया। बहुत मोटिवेटिंग है ये सॉन्ग अपने आप में, बहुत ज़्यादा, मतलब गूज बम्स आ रहे हैं, वो बोलते मतलब अभी गा के भी। हाँ, एक ये हो गया, एक वो हो गया, लक्ष्य जो है तेरा हाल हाल पाना, ये सब बहुत गाने बहुत मोटिवेटिंग है। कब तक चला ये सिंगिंग का? सिंगिंग का ज़्यादा नहीं, 8 तक था। फिर उसके बाद स्कूल से वर्क एक्सपीरियंस हटा दिया था कि उसमें होता है ना, आप अपनी पसंद के उसमें चले जाओ एक्टिविटी में। फिर उसके बाद 9 से कुछ था नहीं एक्टिविटी का। कितनी बार ऐसा ख्याल आया कि सिंगर बनना चाहिए? बचपन में नहीं, मेरे को बचपन से डॉक्टर ही बनना था, लेकिन एक साइड में होता है ना कि अगर ये नहीं बने तो ये। आपका प्लान भी है सिंगर? या शायद। फिर कौन पढ़ाता था बचपन में आपको? फर्स्ट तक थोड़ा बहुत मम्मी पढ़ा देती थी, फिर उसके बाद सेकंड से ट्यूशन लगवा ली थी। सेकंड क्लास से? 10th में कैसे थे पढ़ने में आप? सब ऑनलाइन हो गया था, तो ऑनलाइन में तो अडेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। ये वर्ष कौन सा है जब आपने 10th किया? 2 साल पहले, 2021, कोविड आया था 2020। 2020 कोविड वाला वर्ष। हाँ, तब पहली बार ऑनलाइन एक तो जंप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो मेरे को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा था। ये भी नहीं पता था टीचर ने पीपीटी भेजी, उससे आवाज़ भी आती है क्या। उस टाइम तो टेक्नोलॉजी का इतना था ही नहीं, उससे पहले कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया था। तो उसके बाद फिर 10th में ना थोड़ा ग्रैब करने में टाइम लगा, फिर एंड तक होते होते हो गया था। मतलब फिर ऑनलाइन में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि ऑफलाइन जाने का मन नहीं करता था। फिर उसके बाद क्लास 11th आया। और डॉक्टर बनने का कब सोचा था आपने? बचपन से। क्यों? मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी यूट्रस कैंसर की वजह से, जब मैं 7 साल की थी, 2nd क्लास। तो मुझे एक मन में ये था कि शायद मम्मी को उतना अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली। तो तब से मुझे ये था कि मुझे डॉक्टरी फील्ड में ही जाना है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अभी आपने शुरू में बताया था मतलब आप मुझे। मम्मी नींद आती है। उस टाइम सोच लिया था डॉक्टर बनना है जब आप 7 साल के थे तब? फिर मन से वो बात गई नहीं कभी फिर बनना है? फिर 11th में आए, फिर लगा कि नीट की कोचिंग करनी है, सब पता चला होगा। कब पता चला नीट का एग्ज़ाम भी देना है, ये सब कब? 10th में। मेरी सिस्टर 11th में थी, तो वो रिसर्च करती रहती थी क्योंकि उसे तो देना था फिर नीट का एग्ज़ाम, तो वो मुझे बताती थी। मैंने खुद से कभी रिसर्च नहीं की, वही रिसर्च करके उसने मेरे को सब कुछ बता दिया था। और आप फिजिक्स वाला कैसे जानते थे, पहले से जानते थे? मेरी सिस्टर पढ़ती थी 11th में, आपकी के वीडियोस देखती थी ऑनलाइन PW के। तो मेरी सिस्टर भी CBSE कोचिंग से पढ़ रही थी, उसने 12th का कोई बैच नहीं CBSE था। कोचिंग क्या होता है? बोर्ड की कोचिंग? हाँ, बोर्ड की कोचिंग। हाँ, तो फिर मैंने उससे बोला तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर। मैंने पहले उससे ज्वाइन करवाया, फिर कह रही अच्छा है, फिर मैंने ज्वाइन करा अर्जुना बैच। फिर मैंने पढ़ के देखा, पहले सिर्फ फिज़िक्स पढ़ी थी, कब बायो और केमिस्ट्री आसान होती है मैं खुद कर लूँगी। फिर ये था कि मतलब टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट था। उसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि टीचर जो बोल रहे हैं वो नहीं होगा। अच्छा, पर एक सवाल है, स्कूल जा रहे थे? हाँ। और ट्यूशन क्लासेस जाते थे बोर्ड के? हाँ। और यहाँ कोचिंग, समय कैसे मैनेज हो रहा था? मुश्किल तो बहुत था। एक तो 11th में जब थी तब तीनों चीज़ें थी मेरे पास। तो 11th में स्कूल की क्लास साइड पे चला दी और अपना उस टाइम पे लेक्चर देख लिया। ऑनलाइन चल रही थी इससे? हाँ, ऑनलाइन चल रही थी, बच गए, कोविड टाइम था। आपके प्रिंसिपल सुन सकते हैं ये? अब क्या TC मिल गया? अब ठीक है, हो गया। तो ऐसे हो जाता था, मतलब मैनेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो पर ये कि ज़्यादा टाइम थोड़ा निकालना पड़ता था, मैक्सिमम टाइम पढ़ना पड़ता था। ये कितने नंबर आ रहे थे तब आपके टेस्ट में उस समय? जब मैंने देना स्टार्ट किया था मेरे 600 प्लस आ जाते थे, 650 तक लगभग 11th में। तो एक बार मेरा नाम भी आया था वो टॉप उसमें। अच्छा, एक ही बार आया था। ऐसे आते थे कभी 680 690 11th क्लास में आ रहे थे? नहीं आ रहे थे?
ट्वेल्थ में पहले टेस्ट में आए थे 685, उसके बाद घटते ही चले गए थे। आपके फिजिक्स वाला में कभी किसी टेस्ट में 690 आए थे? यानी आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो नीट में जाके निकला। हाँ। किसी लकी हो आप? नहीं बोलो कितना हार्ड वर्क है सर मेरा, लकी नहीं हूँ मैं। पर ये कितनी अच्छी चीज़ है ना कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आपका नीट का पेपर ही मतलब था। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी 690 की, 11th में भी नहीं, 12th में भी नहीं, नीट से एक दिन पहले भी नहीं। वो 690 आ गए, लेकिन इतना मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। मेरे को 650 655 था एक्सपेक्टेड। जो सबसे कम उम्मीद करता है ऊपर वाला उसको सबसे ज़्यादा देता है, जो सबसे कम मांगता है ऊपर वाला उसकी झोली भर देता है, और जो लालची होता है उसे ऊपर वाला कहीं कुछ नहीं देता है। जेई भी दिया था आपने? मेंस दिया था। उसमें मेरी 98.6% आयल थी। फिर क्या जेई इसलिए देता था क्योंकि फर्स्ट जब सेशन था तो मैंने कहा नीट का होगा नहीं होगा तो जेई तो निकाल लो, एक सीट तो बचे। तो इसलिए मैंने जेई दे दिया था। और फिर तो जब नीट हो गया तो नीट के बाद सीयूईटी था, फिर मैंने सीयूईटी नहीं दिया क्योंकि नीट हो जाएगा। तो जेई के साथ आपने बेवफाई कर दी पूरी तरह से। पहले उसको उम्मीद दी कि मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने सर किसी के लिए सीट छोड़ दी ना, अच्छी बात। ओह, ये सोच है आपकी, क्या बात है। मैंने कहा नवंबर आ गए और एग्ज़ाम भी पास है, अब क्यों मार्क्स इतने जा रहे हैं। पहले तो चलो ज़्यादा नहीं, 650 प्लस नहीं, 600 प्लस तो आ ही रहे थे, तो फिर तब डर लगा था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट जो है ना 1-2 टेस्ट स्किप भी किए थे शायद। किस लिए? वो सिलेबस नहीं हो पा रहा था मेरा ना, वो थोड़ा बहुत सिलेबस जैसे रह जाता है बीच में 1-2 चैप्टर, किसी रीज़न से कुछ इशू हो गया था तो मेरा वो वहाँ पे थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था, बट बाद में कवर कर लिया था। बताओ ना कैसे कवर करते हैं और कैसे मोटिवेशन आता है, क्या रीज़न रह गया था बताओ। बच्चे सुनना चाहते हैं कि क्या होता है, उनके साथ भी होता है, वो कवर नहीं कर पाता है इंसान। अक्सर क्या होता है कि एक बार अगर हमारा कुछ छूट गया तो हम वापस उसे कवर नहीं कर पाते, फिर अपने आप को लगातार कोसते रहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, न टेस्ट दे रहे। और ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बैच के अंदर जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो असल में टेस्ट देना चाहते हैं, इंटेंट अच्छा है, पढ़ाई करना चाहते हैं, पर उनसे हो नहीं पा रहा है। जो आपने बताया अभी, क्लास में टेस्ट नहीं दे पाई कुछ कारण से, उन कारणों को ओवरकम कैसे करना है? उसका यही है, एक सबसे पहले ना सबसे अच्छी चीज़ है एक टेस्ट ढूंढो कि जैसे मान लो मैं 1.2 में हूँ तो अगला टेस्ट 2.2 है, 3.2 को देख लिया जो होने वाला है, या फिर मान लो कहीं पे भी हो बैकलॉग है, ठीक है, तो एक टेस्ट देख लिया, इसका सिलेबस मुझे ख़त्म करना है इतने दिनों में, उतने प्रिस्क्राइब डे में ना एक अंदर से रहेगा कि चलो इतने दिन में मुझे ख़त्म करके वाला टेस्ट देना है, और देना ही देना है वरना नीट नहीं निकलेगा। ये एक अंदर से खुद सोचना पड़ता है। तो उसके बाद जो वो इनर मोटिवेशन होती है ना वो आपको बोलती है। और एक ये भी होता है कि बोर्ड्स भी देने हैं, फिर घर वाले भी मार्क्स देखेंगे, स्कूल में भी परफॉर्म करना है, स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर टीचर्स भी शक करेंगे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है टीचर्स के शक करने से? सपोर्ट नहीं करेंगे ना अगर शक करेंगे तो। आपके केस में आपको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इसलिए स्कूल में परफॉर्म करने का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा फिर क्या होगा, फिर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्रॉप लेना पड़ा, एक और ड्रॉप लेना पड़ा। आप बैकलॉग या कुछ भी छूट जाता था तो आप वीकेंड पे कवर करते थे? हाँ, 1-2 लेक्चर का तो हो जाता है बैकलॉग की, आज सर दर्द हो रहा है आज नहीं देख सकते 2-3 लेक्चर, तो सैटरडे संडे ऑफ होता था बैच में तब देख लेते थे। इस सैटरडे संडे को जो ऑफ है ना ये काफ़ी अच्छा रहता है बैकलॉग कवर करने के लिए और पढ़ने के लिए। अभी भी करते हैं, सही रहता है, मैक्सिमम बैच में करते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है 3.2 वहाँ समय कम बचता है, वहाँ ऑफ देना मुश्किल हो जाता है, 1.2 में हो जाता है ये सब चीज़ें। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। बताओ। जैसे फिज़िक्स में तो ये था शॉर्ट नोट्स में चैप्टर के साथ साथ बना लेती थी, तो जब चैप्टर ख़त्म हुआ तो रोज़ एक तो ये फ्री टाइम में 5 मिनट 10 मिनट लगता है, 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स होते हैं रिवाइज़ करने में, तो शॉर्ट नोट्स तो रोज़ ही रिवाइज़ कर सकते हैं। और कभी कभी जब ऐसा लगता फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए सर के नोट्स के, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मेरा एक ये था कि जैसे डीपी भी कर रही हूँ रोज़, तो उसमें जैसे 10 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार में नहीं बनते, उन्हें मैं एक डायरी में लिखती थी और वीकेंड्स पे ना दोबारा सॉल्व करती थी। तो ऐसे मैंने काफ़ी टाइम तक किया था 12th में, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। और फिज़िक्स में तो ऐसे कि पहले नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर एक टाइम ऐसा आएगा शॉर्ट नोट्स करने की ज़रूरत होती है मैक्सिमम, मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही आता है। नीट में तो बहुत ज़्यादा कोई डीप कंसेप्चुअल पूछते नहीं है। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा वही है, थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, तो उसे मैंने ऐसे किया था कि जैसे ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज ग्रुप 15, 16, 17, 18, 13, 14 एक पेज पे सारे ग्रुप्स लिख लिए थे।
अब ना लिखने से एक तो याद हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लिखने से याद होता है, तो एक बार उसे लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ते हुए और वही पेज बार बार पढ़ते रहो, उससे ना दिमाग में इमेज बन जाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन फार्मूलाज, तो फार्मूला शीट साथ साथ बना ली चैप्टर की और उसके बाद फिर उसी को रिवाइज़ करा। ऑर्गेनिक में तो अमित महाजन से डांट लगा देते थे अगर रिवाइज़ करके ना हो, तो उसमें तो रिवाइज़ करना ही पड़ता था। पहुंचना यही था। मिले अभी आपके सीनियर्स भी जो आए हुए हैं आज उनसे? अभी नहीं मिले, मिलूंगी इसके बाद। पिज़्ज़ा खा रहे हैं उन लोग साइड में। शिट। आपको ही मिल जाएगा। मिठाई लाए हैं क्या बच्चे के लिए? पहले मिठाई खाओ यार। थैंक यू सर। डू यू हैव एनी स्पेशल मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर जो सेलेक्ट नहीं हो पाए इस साल? सबसे पहले तो मतलब उन्हें कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी। अगर इस साल सिलेक्ट हुई कोई बात नहीं, बहुत बच्चे होते हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप भी हो जाओगे, बट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी ये कभी लूज़ नहीं करनी। मोटिवेशन डीमोटिवेशन सब चलता रहता है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसमें नहीं उलझना बिल्कुल भी। आजकल काफ़ी लोग उलझे हुए हैं जैसे, तो वो सब हर साल चलता है, इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और बहुत बढ़िया, एकदम सही बात की इन्होंने। देखिए इसरो ने भी गिव अप नहीं किया। सही बात। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 पे आ गए और हो गया सॉफ्ट लैंड सक्सेसफुल। कर ही दिया हम लोग ने। तो यार सोचो, जब करोड़ों के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं या सक्सेसफुल नहीं होते, तब वो रो भी दिए थे, कितना दिल टूटा था, पर कमबैक तो मारा ना इसरो ने। भारत के हो तुम भी, कमबैक मारो। बहुत अच्छा लगा मानसी आप आए, हम लोग से बात किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।